नमस्कार। बीपीटी थर्ड ईयर आपका पेपर है एप्लीकेशन ऑफ योग। और एप्लीकेशन ऑफ योग का आज हम पढ़ेंगे उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, उस प्रैक्टिकल वाले सेशन को करेंगे। सिलेबस देखिए, पॉइंट नंबर 5। प्रैक्टिकल का पॉइंट नंबर 5 है बंध एंड मुद्रा। सबसे पहले बंध को देखते हैं, बंध क्या है, उसके बाद फिर मुद्रा। संक्षिप्त सा इंट्रोडक्शन पहले देख लीजिए बंध और मुद्रा का, उसके बाद फिर हम सब लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे साथ में। बंध और मुद्रा ये ऐसे अभ्यास हैं जो बेसिकली हमारी ऊर्जा के दिशा निर्धारण, दिशा परिवर्तन पर काम करते हैं। जैसे बंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बांधना। जो बंध का बांधने का तात्पर्य होता है वही बंध का तात्पर्य होता है। जैसे आप देखिए, आप मान लीजिए खेती की जो सिंचाई होती है ना, या छोटी छोटी क्यारियों की जो सिंचाई होती है, तो पानी को हमें जिधर ले जाना है उधर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? बांध लगाते हैं। चाहे छोटे स्तर पे हो, चाहे बड़े बड़े जो बांध बनते हैं उस स्तर पे हो। तो उसमें हम जो एक प्रवाह है किसका? जल का, उस जल के प्रवाह को अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके प्रवाह को मोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया को किसके द्वारा करते हैं? बांध लगा करके करते हैं। तो बंध का अर्थ क्या हुआ? बांधना। बिल्कुल वही अर्थ यहाँ भी। ये जो बाह्य जगत के हमने उदाहरण बताया कि जैसे पानी को हो, या विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं बिजली पैदा करने के लिए, या उस प्रवाह से लोगों को, जनमानस को, आबादी को सुरक्षित रखने के लिए, तो कि उसके प्रवाह को रोकते हैं। सेम वही अर्थ शरीर में विभिन्न क्रियाओं और शरीर में प्रवाहित ऊर्जा के संदर्भ में। हमारा शरीर किससे संचालित है? ऊर्जा से संचालित है। उस ऊर्जा को योग की भाषा में क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। वह प्राण शरीर के जिस जिस हिस्से में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त प्रवाहित होता रहता है वो हिस्सा हमारा स्वस्थ रहता है। जिस हिस्से में जरूरत के अनुसार प्राण नहीं पहुंचता है वह हिस्सा कमजोर हो जाता है, उस हिस्से संबंधित बीमारी हो जाती है, और उसी अंग से संबंधित उसका नाम लेके उस बीमारी का नाम दे देते हैं। लेकिन योग की भाषा में वहां पर ऊर्जा का प्रवाह ना होना है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं? शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम पर्टिकुलर एक एरिया में, पर्टिकुलर अलग अलग एरिया में ऊर्जा के प्रवाह को रोक देते हैं। उसका जो सामान्य प्रवाह जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में उसके प्रवाह को रोक देते हैं। तो उसके प्रवाह को जब रोक देते हैं तो जो प्रवाह होता है किसी भी चीज का, वो कभी रुकता नहीं, वो दूसरा रास्ता ढूंढता है, दूसरी ओर वो प्रवाहित होने का प्रयास करता है। जिधर मार्ग मिलता है उधर प्रवाहित होता है। तो उससे क्या होता है? फिर उस ओर प्राण जाने लगता है जिस ओर सामान्य तरह से नहीं जा रहा था। यही बंध का कॉन्सेप्ट है। तो मुख्य रूप से जो बंध होते हैं उनका एक ही काम है, ऊर्जा के प्रवाह को बांध देना, रोक देना, जिससे उसका प्रवाह हम बदल सकें, उसके प्रवाह की दिशा बदल सकें और उस दिशा को उस ओर कर सकें जो हमारे लिए सामान्य से अधिक कल्याणकारी है, जो हमारे लिए योग की ओर ले जाने वाली है। यही बंध का कॉन्सेप्ट है। मुद्रा का भी यही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए बंध और मुद्रा एक में ही काउंट होते हैं। जैसे कि बंध और मुद्रा का उल्लेख किसमें किया गया है? हठ योग प्रदीपिका में। वहां कितनी संख्या बताई गई? 10। तो मुद्रा और बंध को संयुक्त एक रूप में उनकी संख्या, नंबर ऑफ मुद्रा एंड बंध, 10। ग्रहण संहिता में मुद्रा और बंध की संख्या कितनी है? 25। तो यहाँ पर क्या है? मुद्रा और बंध सब एक ही में कंबाइंड है, क्योंकि ये दोनों अभ्यास, मुद्रा और बंध, एक
स्थानीय स्थिति होती है, शरीर की स्थानीय स्थिति होती है। वेरी इट इज फिजिकल लोकल पोस्चर। इसका पूरे शरीर से संबंध नहीं होता, पर्टिकुलर एक बहुत ही छोटे एरिया पे, और उस एरिया पे ये होती है जिस एरिया पे सामान्यतया एक प्रचुर मात्रा में प्राण प्रवाहित हो रहा होता है। तो उस प्राण को, उसके दिशा को, प्रवाह के दिशा को मोड़ने के लिए बांध का या बंध का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम पहली मुद्रा देखते हैं, जिह्वा मुद्रा। ये जो नंबर 1 पे जिह्वा मुद्रा है, इसी को बोलते हैं खेचरी मुद्रा। इसमें जिह्वा को तालू पे लगाते हैं, तालू के पीछे जो गुहा है वहां पे ले जाने का प्रयास करते हैं। जरा लगाइए सब लोग, एक बार लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल की क्लास है, थ्योरी सुन के सारा प्रैक्टिकल करना है। और ये आज का जो टाइटल है मुद्रा एवं बंध, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसमें थ्योरी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मुद्रा और बंध थ्योरी आपको केवल बताई जाएगी, थ्योरी के आधार पे आपको करना होगा। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये बाहर का देखने वाला टीचर या व्यक्ति कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि ये सब इंटरनल क्रियाएं हैं। इसमें केवल करने वाला ही ऑब्जर्व कर सकता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। थ्योरी सुनिए, समझिए और अप्लाई करिए, फिर डाउट्स हो फिर पूछिए। और इसी तरह से बंधों का अभ्यास, जो खासकर ये जिह्वा बंध, खेचरी मुद्रा या मूल बंध या जलंधर बंध या उद्यान बंध, तो इन बंधों का अभ्यास में केवल कर्ता ही डिसाइड कर सकता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। देखने वाला केवल उसकी थ्योरी समझा सकता है, उसको नहीं देख सकता है। इसलिए क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों एक ही जैसी है। तो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, कमर गर्दन सीधी करके बैठिए जहाँ पर भी बैठे हैं आप, और बैठने के बाद जीवा को ऊपर तालू के पीछे ले जाइए, जितना ले जा सकते हो, और लगा के वहीं बैठे रहिए थोड़ी देर। खेचरी मुद्रा को रसानंद समाधि सिद्ध होने वाला बताया गया है हिरण्य संहिता में। हिरण्य संहिता के अनुसार रसानंद समाधि किससे सिद्ध होती है? खेचरी मुद्रा से। तो आप समझिए कितनी प्रभावशाली है। स्वात्माराम क्या कहते हैं? मुद्राओं में खेचरी के समान कोई नहीं है, यम में मिताहार के समान कोई नहीं है, आसन में सिद्धासन के समान कोई नहीं है, और मुद्रा में खिचड़ी मुद्रा के समान कोई नहीं है, और लय में नाद के समान कोई नहीं है। तो उन्होंने जो 4 बातें बताई, चारों में जो सबसे मेन है उसको बता दिया। मुद्रा में खिचड़ी मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा सबसे उपयुक्त है। आसन में सिद्धासन। तो खिचड़ी मुद्रा हमारे विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने में, हमारे हेल्थ के लेवल को इम्प्रूव करने में बहुत ही सहायक मुद्रा है। इसको आप 1 मिनट 2 मिनट रोज करके देखिए। 1-2 मिनट शुरू में बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में आपके टन के रूट में, जिह्वा के जड़ में दर्द होने लगेगा। तो जब दर्द होने लगे तो जिह्वा सीधा कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट करके फिर उसको करिए। ऐसे करिए, थोड़ा सा बार बार करिए, बस इतना करने के बाद आप बोल नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो जो है वो खिचड़ी मुद्रा खुल जाएगी। सर ये सब लोग ट्राई करिए, इतना इसका अभ्यास करिए कि ठीक से समझ में आ जाए। इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं। योग शास्त्र का ऐसा मानना है कि जो हमारा सहस्रार चक्र है, जो मस्तिष्क में सहस्रार चक्र है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही यूजफुल है, इसका बड़ा महत्व है। इसी का स्थूल भाग है, जो स्थूल मीन्स जो मेडिकल साइंस इसको देखती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हम सभी जानते हैं कि इंडोक्राइन ग्रंथि में इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सबको कंट्रोल करती है और इसका हमारे शरीर में बड़ा महत्व है। तो जो ब्रह्मरंध्र है, बिल्कुल उसी जगह पर ये पिट्यूटरी ग्रंथ की कल्पना की गई है। सॉरी, ब्रह्म ग्रंथ की। पिट्यूटरी ग्रंथ तो हम देखते ही है। तो पिट्यूटरी ग्रंथ और ब्रह्म ग्रंथ दोनों की एक जगह, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ब्रह्मरंध्र दोनों की जो है वो एक ही लोकेशन बताई गई है, और यही सेंटर पॉइंट है सहस्रार चक्र का भी और ब्रेन का भी। तो ब्रह्मरंध्र से कहा जाता है कि वहां से अमृत टपकता है, 1 बूंद 24 घंटे में 1 बार टपकता है। अगर वो हमारे रक्त में चला जाए तो हमें अमर कर सकता है। यहाँ अमर का अर्थ केवल है कि हाँ, एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है।
तो उसको, लेकिन वो उसको हम पान नहीं कर पाते हैं, तो वो जब रस निकलता है तो जिह्वा के सहारे, वो गले के सहारे सीधे स्टमक में चला जाता है। और स्टमक में क्या है, अग्नि है, वहाँ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सब इस तरह की चीज़ें हैं, जो आता है उसको जला देते हैं, तो वो वहाँ पर जल करके नष्ट हो जाता है। तो अगर खेचरी मुद्रा का अभ्यास हो जाए तो वह रस हम पी सकते हैं। पी इन द सेंस, यहीं से उसको हम सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो सीधे रक्त में मिल जाएगा बिना आमाशय में पहुँचे, ऑब्जर्व करके। तो इस तरह से हमें उसका लाभ मिल सकता है। तो अमृत पान करने के लिए और अमृत का पान करके अमृत के लाभ लेने के लिए भी खेचरी मुद्रा का जो है वो उल्लेख आता है, क्योंकि खेचरी मुद्रा बहुत ही पावरफुल मुद्रा मानी जाती है और इससे अद्भुत क्षमताएं व्यक्ति में जागृत होने लगती हैं। अद्भुत क्षमताएं, भूख पर नियंत्रण, प्यास पर नियंत्रण, ये शीतली शीतकारी प्राणायाम का भी लक्षण है। तो बुद्धि का विकास, मस्तिष्क का विकास, ये सब खेचरी मुद्रा के लाभ हैं। तो खेचरी मुद्रा के ये शाब्दिक अर्थ हुआ खे चरी, बुद्धि, बुद्धि का चरण करना। तो ये बुद्धि को विकसित करने वाला अभ्यास है, इसीलिए खेचरी मुद्रा का प्राणायाम के साथ भी कॉम्बिनेशन किया जाता है। और 6 प्रकार की जो समाधि हैं, 6 प्रकार की समाधि ग्रंथ संहिता में बताई गई है, उन्हीं में से एक समाधि है जिसका नाम है रसानंद समाधि। तो रसानंद समाधि खेचरी मुद्रा से ही प्रादुर्भावित होती है। खेचरी मुद्रा से रसानंद समाधि की प्राप्ति होती है। तो आप समाधि एक समाधि का सीधे कारण है खेचरी मुद्रा, कितनी पावरफुल है। इसलिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास, ये आपको मैंने खेचरी मुद्रा का इंट्रोडक्शन, खेचरी मुद्रा का अर्थ, खेचरी मुद्रा का लाभ, इतना कुछ बता दिया है जो पर्याप्त मैटर है। बाकी कुछ अपना दिमाग चला के लिखिएगा। और विधि, विधि एक बार फिर बता रहा हूँ। ध्यान के किसी एक आसन में बैठना है, जिह्वा को तालू पे लगाना है, जिह्वा पे तालू लगा करके और फिर बैठे रहना, बस इतना ही है। दर्द होने लगे तो जिह्वा को सीधा करके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और रेस्ट करके जब दर्द समाप्त हो जाए फिर कर लीजिए। तो ऐसे कंटिन्यूअस बार 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 जिह्वा को तालू से लगाने का अभ्यास और वहीं लगा करके रोकने रखने का अभ्यास जो किया जाता है, यही खेचरी मुद्रा कहलाती है। इसका उल्लेख हठ प्रदीप का और ग्रहण संहिता दोनों ग्रंथों में, दोनों हठ योग के ग्रंथों में किया गया है। तो ये पहली मुद्रा हो गई खेचरी मुद्रा। अब दूसरी मुद्रा करिए जालंधर मुद्रा। जालंधर मुद्रा, जालंधर बंद। तो जालंधर बंद करने के लिए क्या है कि सबसे पहले देखिए, जो बंद होते हैं, तो ये जालंधर बंद जो होगा वो श्वास रोक के होगा। श्वास रोकने की अवस्था को योग में क्या कहते हैं, कुंभक कहते हैं। कुंभक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम होता है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, इसलिए ये सब नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। कुंभक किसको कहते हैं, श्वास रोकने की अवस्था को। श्वास लेने की अवस्था को क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। श्वास निकालने की अवस्था को क्या कहते हैं, रेचक कहते हैं। कुंभक 2 प्रकार से होता है, श्वास अंदर लेकर के रोकना, श्वास बाहर निकाल के रोकना। तो जो श्वास अंदर लेके रोकते हैं इसको अंतः कुंभक बोलते हैं, श्वास बाहर निकाल के जो रोकते हैं उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी और उसकी मीनिंग्स ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जालंधर बंद करने के लिए हमें कुंभक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी श्वास को रोकना पड़ेगा। अब कौन सा कुंभक, अंतः कुंभक की बाह्य कुंभक? तो जालंधर बंद दोनों कुंभक में किया जा सकता है। जालंधर बंद का अभ्यास दोनों कुंभक में किया जा सकता है, चाहे अंतः कुंभक में करो और चाहे बाह्य कुंभक में करो। चलिए अंतः कुंभक में करते हैं। पहले अंतः कुंभक में जालंधर बंद करते हैं। भरें पूरी श्वास, श्वास रोकें, चिन्ह को लॉक करें। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं चिन्ह को लॉक करके बैठे रहें। जब श्वास रोकना मुश्किल हो तो पहले सिर सीधा करेंगे और उसके बाद श्वास को बाहर निकालेंगे।
आयुषी क्या पूछ रही हो? आयुषी कुछ पूछना है तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बाद में पूछेगा, बीच में कोई टॉकिंग नहीं, ना आपस में और ना ही अपने फोन को बिल्कुल म्यूट रखिए, अनम्यूट कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन का सेशन इसीलिए हम आपको पर्याप्त समय लास्ट में देते हैं। तो ये हो गया आपका जालंधर बंध। जालंधर बंध अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक दोनों में होता है। कुंभक की अवस्था में चिन्ह को लॉक करना जालंधर बंध कहलाता है। ये ध्यान के किसी एक आसन में ही होगा, क्योंकि ध्यानात्मक समूह के आसनों में ही बंध, मुद्रा और प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको प्रॉपर जमीन पे बैठने में या किसी ध्यानात्मक समूह के आसन के बैठने में दिक्कत है, नहीं बैठ सकता है, तो ऐसा व्यक्ति कुर्सी या सोफे पे बैठ के भी इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकता है। तो ये आपका अभ्यास हो गया पहला, जालंधर बंध। दूसरा है उद्यान बंध। उद्यान बंध केवल बाह्य कुंभक में किया जाता है। यद्यपि कुछ कुछ पुस्तकों में मिलता है कि इसे आप अंतः बाह्य दोनों में कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको बाह्य कुंभक में ही रिकमेंड करता हूँ। बाह्य कुंभक मीन्स श्वास बाहर निकाल के रोकना। जैसे अभी आपने किया था खेचरी मुद्रा, तो खेचरी किस में किया? अंतः कुंभक में किया था, लेकिन खेचरी अंतः और बाह्य दोनों में हो सकती है। सॉरी, जालंधर अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों में हो सकता है, लेकिन उद्यान केवल बाह्य कुंभक में ही होगा। तो चलिए बाह्य कुंभक में करेंगे, यानी कि श्वास बाहर निकाल के श्वास रोकेंगे। पहले क्या करेंगे? श्वास भरेंगे पूरा, तो पूरी श्वास भरिए, पूरा श्वास बाहर निकालिए, पूरा श्वास बाहर। श्वास बाहर निकालने के बाद श्वास से रोक दीजिए, चिल्ला, जालंधर बंद। फिर पेट अंदर पूरी ताकत से खींच लीजिए, ये उद्यान, और बैठे रहिए इसे। जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाए तो पहले पेट फ्री करें, फिर सिर सीधा करें, फिर श्वास फ्री करें। यानी उल्टे आर्डर में हमें स्टेप बाय स्टेप उद्यान बंद को रिलैक्स करना है। जो जो किया था वो सब उल्टे आर्डर में हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया था? श्वास भरे थे, फिर नंबर 2 पे श्वास निकाले थे, फिर नंबर 3 पे श्वास निकालने के बाद श्वास को रोक दिया था, श्वास बिल्कुल नहीं अंदर आने दिया था, सारी सांस बाहर करके सीधे सांस को रोक दिया था, ब्रेथ होल्ड कर दिया था, कुंभक कर लिया था। नंबर 4 चिन्ह को ला करके जालंधर बंद किया था। नंबर 5 उद्यान बंद को, यानी पेट को अंदर खींचा था। तो ये 5 स्टेप में उद्यान बंद हुआ। अब जितनी देर श्वास रोक सकते हैं उतनी देर उस अवस्था को मेंटेन रखिए और पूरी ताकत से नाभि को अंदर खींचने की कोशिश करते रहें, उसको बिल्कुल लूज ना होने दें, और पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर केंद्रित रखें। मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है, मणिपुर चक्र की ऊर्जा को तेजी से प्रवाहित करता है उद्यान बंद। स्टमक स्टिमुलेट होता है, स्टमक के लिए, पाचन के लिए जो भी सेक्रेशंस निकलने होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह से पैंक्रियाज भी एक्टिव हो जाता है, इसीलिए उद्यान बंद जालंधर उसमें डायबिटीज में भी लाभकारी माना जाता है। अब जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा? 5 स्टेप आपने किए थे, वो 5 स्टेप होने चाहिए, लेकिन सब उल्टे आर्डर में। तो 5वें नंबर पे जो था वो पहले नंबर पे हो जाएगा, चौथे नंबर पे जो था वो दूसरे नंबर पे हो जाएगा, तीसरे नंबर पे जो था तीसरे नंबर पे ही रहेगा, और जो दूसरे नंबर पे था वो चौथे नंबर पे हो जाएगा, और जो सबसे पहले किया था वो 5वें नंबर पे होगा। इसी तरह से उल्टा आर्डर सब वापस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम जो है वो पेट को फ्री करेंगे, नंबर 2 पे सिर को फ्री करेंगे, और नंबर 3 पे श्वास को फ्री करेंगे। बेटा अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप में इंटरनेट की समस्या होगी, हमारे में इधर से कोई दिक्कत नहीं है। किसी को आवाज नहीं आ रही है? किसी को आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, तो अगर एक को भी मिल रही है तो हमारी ओर से फॉल्ट नहीं है, ठीक है बेटा। आपके, हाँ, तो वो कटने का कारण नेटवर्क का पुअर होना ही है। बस इतना अंतर है कि हमारे में नेटवर्क पुअर होगा तो सबको कटेगी, और अगर किसी को कट रही है किसी को नहीं कट रही है तो फिर जिसको कट रही है उसमें नेटवर्क की समस्या है। चलिए कोई बात नहीं, जो यहाँ से आपकी ये क्लास पूरी रिकॉर्ड हो रही है, ये बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है, उसका नेट के कनेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको बहुत प्रॉपर और परफेक्ट आवाज़ में इसका वीडियो मिलेगा, तो उसको दोबारा सुन लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो उद्यान बंद से वापसी,
जो स्टेप थे सब उल्टे ऑर्डर में हो जाएंगे। यानी पेट सबसे लास्ट में खींचा था तो सबसे पहले पेट रिलैक्स करेंगे, उधर के मांसपेशियों को, अब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करेंगे। उसके बाद नेक मसल्स को रिलैक्स करेंगे, जालंधर बंद खोलेंगे। उसके बाद श्वास को फ्री करेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उल्टे ऑर्डर में हम आ जाएंगे। ये कौन सा बंद हुआ? उड्डयन बंद। सबसे पहले आपने खेचरी मुद्रा किया, वो एक सेपरेट अभ्यास है। फिर उसके बाद आपने जालंधर बंद किया। दूसरे नंबर पे, ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पे जो उड्डयन बंद होता है, तो उड्डयन बंद ये अंडरस्टूड है कि उड्डयन बंद जब भी होगा जालंधर के साथ ही होगा। यानी कि उड्डयन बंद कहा जाए इसका मतलब ही है कि पहले जालंधर करो फिर उड्डयन करो। अगर आपसे कोई कहता है कि जालंधर बंद का अभ्यास करिए, तो आपने क्या किया? श्वास भरा और श्वास भर के रोक करके चिन को लॉक कर लिया, हो गया जालंधर बंद। इतनी ही विधि आपको एक्सप्लेन भी करनी है, कराना भी है। लेकिन अगर कोई कहता है कि उड्डयन बंद करके दिखाओ, तो इसका मतलब ही है कि हम पहले श्वास भरेंगे, फिर श्वास निकालेंगे, निकालने के बाद फिर चिन लॉक करेंगे, चिन लॉक करके बाद फिर पेट अंदर खींचेंगे। तो ये चिन लॉक करने वाला जो पार्ट है जालंधर बंद, ये इसमें होगा ही होगा। ये उसी के साथ किया जाता है उड्डयन बंद। क्लियर? तो ये नंबर 3 क्रिया चल रही है। तीसरा बंद है, तीसरा बंद उड्डयन बंद। अब चौथा बंद क्या है? मूल बंद। मूल बंद में प्राइवेट पार्ट्स के मांसपेशियों को टाइट करके खींचा जाता है। यह भी कुंभक के साथ होगा, और यह भी अंता और बाह्य दोनों कुंभक में कर सकते हैं। मूल बंद केवल बाह्य कुंभक, अंता कुंभक और दोनों में, लेकिन उड्डयन बंद केवल बाह्य कुंभक में, और जालंधर बंद जो सबसे पहले किया था वो अंता कुंभक या बाह्य कुंभक दोनों में। तो अब मूल बंद का अभ्यास करेंगे। मूल बंद अंता और बाह्य दोनों में कर सकते हैं, अभी हम अंता कुंभक में कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, श्वास भरे पूरा। श्वास भरने के बाद श्वास रोकें, और रोकने के बाद चिन लॉक करें। आप प्राइवेट पार्ट्स की मांसपेशियों को पूरी ताकत से टाइट करके ऊपर की ओर जितना खींच सकते हैं खींचिए। अपने पूरे शरीर की ताकत प्राइवेट पार्ट्स की मांसपेशियों पर केंद्रित कर दें, और वहां की मसल्स को पूरा ऊपर खींच करके रोक के रखें। तो ये मूल बंद है। जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं उतनी देर अपने पूरे शरीर की ताकत प्राइवेट पार्ट्स की मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन पर, उनके संकुचन पर केंद्रित करके उनको ऊपर की ओर खींच करके रोके रखें। जितनी देर आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी है उतनी देर करेंगे। जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाए तो उल्टे ऑर्डर में वापस आएंगे, जैसे उड्डयन में किया था। सबसे पहले प्राइवेट पार्ट्स की मांसपेशियों को फ्री करेंगे, उसके बाद सिर को सीधा करेंगे, यानी जालंधर बंद खोलेंगे, उसके बाद श्वास को फ्री करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मूल बंद। तो देखिए, जैसे आपने उड्डयन में देखा कि उड्डयन बंद भी जालंधर के साथ हो रहा था, ठीक उसी प्रकार मूल बंद भी जालंधर बंद के साथ होगा। अब चौथा बंद है महाबंद। महाबंद में क्या होता है? तीनों बंद एक साथ लगा लेते हैं, तो ये महाबंद हो जाता है, यानी जालंधर भी, उड्डयन भी और मूल भी। और यह चूंकि उड्डयन भी हो रहा है तो उड्डयन क्या होगा? बाह्य कुंभक में होगा, इसलिए महाबंद भी बाह्य कुंभक में ही करते हैं। क्योंकि केवल जालंधर करना हो या केवल मूल करना हो तो चाहे इसमें कर लीजिए, आप उड्डयन उसमें अंता कुंभक में कर लें या बाह्य कुंभक में कर लें। लेकिन उड्डयन बंद जब होगा तो बाह्य कुंभक में ही होगा, और महाबंद में उड्डयन बंद भी शामिल है, इसलिए बाह्य कुंभक में भी होगा। तो जो 4 अभ्यास निकल के आए, तो चारों में 2 अभ्यास हैं जो अंता और बाह्य दोनों कुंभक में हो सकते हैं। कौन कौन से? मूल बंद और जालंधर बंद। और 2 अभ्यास ऐसे हैं जो केवल बाह्य कुंभक में होंगे। कौन कौन? एक उड्डयन बंद और एक महाबंद। तो अब हम महाबंद करने जा रहे हैं। भरिए पूरी श्वास बाहर, बाहर और बाहर, ज्यादा बाहर। बाहर करने के बाद श्वास रोकिए, चिन लॉक करिए। पहले जालंधर, फिर उड्डयन, पेट को अंदर खींचिए पूरी ताकत से, और फिर मूल बंद। प्राइवेट पार्ट्स की मांसपेशियों को टाइट करके ऊपर खींचिए और खींच करके रोक लीजिए। अब जितनी देर आप बिना श्वास के रह सकते हैं, सारा ध्यान प्राइवेट पार्ट्स की मांसपेशियों के संकुचन पर केंद्रित करते हुए उसको ऊपर की ओर खींच करके होल्ड रखिए। जितनी देर आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी है उतनी देर ये सिचुएशंस को मेंटेन रखिए, इसे बिल्कुल लूज ना होने दें, और अपना ध्यान पूरा उसी मूल स्थान पर केंद्रित रखिए। जितनी आपकी क्षमता है ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी। और जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाए तो उल्टे ऑर्डर में वापस, यानी कि पहले मूल बंद रिलैक्स,
फिर उद्यान रिलैक्स, और फिर सिर को सीधा किया और कर लिया जालंधर बंद, जालंधर बंद को रिलैक्स कर दिया। तो ये कौन सा बंद हो गया? ये बंद हो गया महाबंद। इसी महाबंद को त्रिबंध भी बोलते हैं, यही महाबंद त्रिबंध भी कहलाता है। तो 3:15 बजा है, इसके बाद बीएससी की क्लास होनी है। आप लोगों को जो क्वेश्चन हो क्वेश्चन पूछ लीजिए, 1-2 क्वेश्चन पूछ लीजिए, बाकी ग्रुप में पूछ लेना, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ग्रुप में। अभी यहाँ की लिमिटेड समय है। जो क्वेश्चन एक बंद से संबंधित अभी हमने जो सीखा है उससे संबंधित कुछ डाउट हो तो कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करके और इसको नोट्स बना करके पूरा तैयार कर लीजिएगा। अभी नोट्स बनाओगे तो सब याद रहेगा। जिह्वा मुद्रा, जिह्वा बंद, इसी को खिचड़ी मुद्रा कहते हैं, खिचड़ी मुद्रा नाम से हमने बताया आपको। जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, महाबंद। अब ये आपने 3 अभ्यास कर लिए, इनके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, अदरवाइज इसी के साथ हम बीएससी 3rd ईयर की क्लास समाप्त शुरू कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर एक क्वेश्चन था हाँ कि जैसे कि पहले हम लोग ने एग्जाम दिए हैं तो उसमें मतलब जो सिलेबस है तो हम लोग जो नहीं समझ में आता था यूट्यूब से उठाया और मतलब भर भर कॉपी पूरी भर के आए। अभी आपके में कैसे हम लोग को लिखना है, मतलब तो आपने तो जैसे पीपीटी दे देते हैं हम लोग को, वो चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाती है, और बस क्या हम उसी को कॉपी में लिख कर आए या फिर उसे और वैसे कहानी बना बना के एक्सप्लेन करें? देखिए, क्वेश्चन का उत्तर टू द पॉइंट होता है, और फिर उस पॉइंट को, उस टू द पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए, हम पीपीटी जब बनाते हैं तो उसमें कहानी थोड़े लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, और उस पॉइंट को जो टेक्सुअल ग्रंथ है उस ग्रंथ के बेस पर डिस्क्राइब करते हैं, और फिर उसको और सरल करने के लिए कि आपकी भाषा में समझ में आ जाए, तो उसे हम आपकी भाषा में, एक जन सामान्य की भाषा में समझा देते हैं, या उसको शरीर क्रिया विज्ञान से जोड़ना है तो उससे जोड़ते हैं। तो आप तैयारी उसी बेस पे करें। इस बात को तो मैंने, हमको लगता पहले भी बताया है कि नोट्स का आधार मेरे लेक्चर्स को बनाइए, और उसको समझने के लिए आप ग्रंथ का सहारा लीजिए, ग्रंथ या पुस्तक। और ये यूट्यूब या ऐसे कहीं से मिल गया तो समुद्र है, यूट्यूब आप बना के जो चाहो बोल दो, कर दो, तो कितना एथेंटिक है ये तो सुनने के बाद पता चलेगा। मैं सुनूं तभी मैं बता सकता हूँ कि कितना एथेंटिक है, तो ऐसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो इसलिए मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपका सिलेबस जो है उस सिलेबस के आधार पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, और उसको अगर और आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि लेक्चर में तो पूरा हो जाता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जब अब तो सारे वीडियो जा रहे हैं, वीडियो को सुनिए, उसके आधार पे आप नोट्स बनाइए। अभी जैसे आज बंद की चर्चा हुई, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक बंद आपके नाम क्लियर, उसकी टेक्निक टेक्निक क्लियर, उसके क्या बोलते हैं श्वास प्रश्वास क्लियर, और उसके अतिरिक्त भी हाँ बोलो बोलो। सर जैसे हम्म कि आपने पीपीटी बना के डाली, ठीक है सर, हम्म और हमें अगर पेपर में क्वेश्चन सही से नहीं याद है, लेकिन हाँ हमें ये याद है जो आपने पीपीटी आपने अपलोड की थी, हमने पूरी वो एक्सप्लेन कर दी आपके आंसर में, हम उसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए जैसा कि आपने वीडियो में हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, वो नहीं कर पाए, टाइम हमारे पास कम था, तो हमने सिर्फ पीपीटी को पूरा बस जैसा पीपीटी आपने बनाया हमने वैसा आंसर लिखे चले आए, तो हमें नंबर मिलेंगे कि नहीं? ये सब कोई ऐसे प्रश्न थोड़े होते हैं भैया। देखिए, ये है कि जो आपने वो मेन पॉइंट लिखे हैं, वो क्वेश्चन किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। वो क्वेश्चन लॉन्ग में है, शॉर्ट में है, पता चला कि वो बड़ा है क्वेश्चन, बहुत लॉन्ग में लिखना है और पीपीटी में उसके बहुत थोड़े पॉइंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि उतना उसकी सारे मापदंडों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन अगर शॉर्ट में है और शॉर्ट में वो पॉइंट आ गए हैं तो चल जाएगा। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, और वो क्वेश्चन लॉन्ग है कि शॉर्ट है, तो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेन मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन है वो आपके उत्तर लिखने के तरीके से पता चल जाता है कि आपको उसका उत्तर आता है कि आप दाहिने बाएं भाग रहे हो। वो 2 लाइन से ही पता चल जाता है। तो यही जानना चाहिए। थैंक यू सर। क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि आप उसको समझें, आपका समझना आवश्यक है, पढ़ाने का उद्देश्य तब पूरा होगा।
तो जब आप लिखेंगे तो आपके लिखने से तुरंत पता चल जाएगा कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आपको अगर आता है तो आपके सेंटेंस बता देंगे, एक सेंटेंस बता देगा संबंधित विषय पे कि आप उसको कितना जानते हो। ठीक है, यस सर, टू द पॉइंट आंसर देके आगे बढ़ना है। बिल्कुल टू द पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट में जो टू द पॉइंट आंसर होता है। अब अगर प्रश्न ये है कि खिचड़ी मुद्रा को एक्सप्लेन करिए, तो भले वो एक्सप्लेन है, लेकिन खिचड़ी मुद्रा माने क्या है, उसका मीनिंग बताया आपने। खिचड़ी मुद्रा बताया कि जीवा को तालू में लगाना है और तालू में लगा करके वहीं रोक करके और उसके रस को पान करना, ये खिचड़ी मुद्रा है। और फिर इसके बारे में क्या स्टेटमेंट है किसका, तो खिचड़ी मुद्रा मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ है, यही कहा जाएगा ना। आसन में थोड़े कहा जाएगा, प्राणायाम में थोड़े कहा जाएगा, दूसरे में थोड़े कहा जाएगा। वो मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ है। और किसने कहा है, स्वात्माराम ने कहा है। तो आप स्वात्माराम को ही कहोगे ना, ग्रहण संहिता को कह दोगे, हम गलत कह देंगे उसको। उन्होंने उल्लेख ही नहीं किया है इसका कि वो सबसे प्रमुख है। मुद्रा का उल्लेख है, लेकिन हाँ जैसे अभी मैंने बताया कि ये खिचड़ी मुद्रा से रसानंद समाधि की प्राप्ति होती है। तो 6 प्रकार की समाधि हैं। अब ये कहाँ है, तो 6 प्रकार की समाधि जो है वो ग्रहण संहिता में है। तो ये ग्रहण संहिता का है। अब इसे आप हठ प्रदीप का कह दोगे, हम काट देंगे उसको। जब वहाँ उसका उल्लेख ही नहीं है तो हठ प्रदीप का तो नहीं आएगी कि हठ प्रदीप का में रसानंद समाधि है और रसानंद समाधि खिचड़ी मुद्रा से होती है। ये बात तो कही गई वहाँ पर क्या बोलते हैं ग्रहण संहिता में। फिर मैंने बताया खिचड़ी मुद्रा जो योग का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भाई अमृत की स्रावित होता है, ब्रह्मरंध्र से स्रावित होता है। और ब्रह्मरंध्र हो सकता है ऋषियों ने पिट्यूटी को ही ब्रह्मरंध्र कहा हो, क्योंकि पिट्यूटी ग्लैंड का इतना बड़ा रोल है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, शरीर क्रिया विज्ञान में। अभी मेडिकल साइंस उसका कितना पकड़ पाई। मेडिकल साइंस जितना जानती है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, क्या आप कह सकते हो कि बस इतना द एंड है, इतना ही है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो ऐसा भी हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड को ब्रह्मरंध्र ग्रंथि कहा गया हो। तो जब आप उसको लिखोगे तो ऐसा उसको साथ कनेक्ट करोगे तो बात समझ में आएगी। अब आप उसको पैंक्रियाज से अगर जोड़ दो तो पैंक्रियाज का उसका कोई रिलेशन ही नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो टू द पॉइंट का मतलब कि वो समझ में आता है कि आपको उसका कुछ सेंट्रल आइडिया है कि नहीं। ये दीप तोमर सिंह, कुछ पूछना है भैया? चलिए क्लास आप लोगों की समाप्त करते हैं, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, बोलो फिर जल्दी बोलो। सर ये पूछना था कि आपने जो बोला है कि ब्रह्मरंध्र से जो अमृत मतलब जो होता है स्प्रिट वो ये टंग के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर वैसे नहीं होगा क्योंकि डाइजेस्ट हो जाएगा जाके अंदर स्टमक में, क्योंकि वहाँ पे HCl एसिड। तो सर हम लोगों ने तो पढ़ा है कि डाइजेशन तो मतलब माउथ से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा सिक्रीट करता है ना, तो उसमें जो एमाइलेज एंजाइम होता है उसी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन तो यहाँ से भी हो जाएगा ना सर। इसीलिए तो इसीलिए तो जिह्वा के संपर्क में आना जरूरी है। खिचड़ी मुद्रा वहीं तो लगाते हैं। सर वही तो वही नहीं समझ में आ रहा सर, डायरेक्ट ब्लड में कैसे अब्जॉर्ब हो जाएगा। नहीं, अगर उसका डाइजेशन अगर यहीं जिह्वा से तो तभी संपर्क में होगा जब वो सलाइवा के संपर्क में आएगा ना। तो सर वो डाइजेस्ट हो जाएगा ना, तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगा? एब्जॉर्ब तो उसका एसिमिलेशन समथिंग। हाँ बिल्कुल, ये भी आप बिल्कुल सही कह रही हो। देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो, आप अनम्यूट करिए ताकि आवाज़ साफ। हाँ, जो रिसर्च का विषय है। अब खेचरी मुद्रा अमृत को पान करने के लिए ही वो कह रहे हैं, और वो पान को तभी मानेंगे जब वो जीवा के संपर्क में आए। और जो ग्रंथ में खिचड़ी मुद्रा के पीछे कॉन्सेप्ट है वो उसी अमृत पान का ही है, इसी का जिक्र मिलता है। अब इसके पीछे साइंटिफिक क्या है, ये या तो रिसर्च किया जाए या खिचड़ी मुद्रा के खिचड़ी मुद्रा पर रिसर्च करा के देखा जाए भाई क्या परिवर्तन होता है। क्योंकि ढेर सारी ग्रंथों में जो कही गई बातें हैं वो वर्तमान परिवेश में उनके अगर शब्दों को एज इट इज लेते हैं तो पूरी तरह से फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन अगर उस पर रिसर्च किया जाए या
नए मेडिकल पैरामीटर के आधार पे उनको करा के देखा जाए कि भाई क्या परिवर्तन होता है, तब उसको कुछ उसके बारे में कुछ साइंटिफिकली कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब आप खींचनी मुद्रा का योगिक टेक्सुअल बैकग्राउंड जानोगे तो यही निकल के आएगा कि भाई वो अमृत पान करने के लिए ऋषियों की जो एक पिपासा होती थी, इच्छा होती थी, उसके लिए वो खींचनी मुद्रा की सिद्धि करते थे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और आपको बताएं, ये खींचनी मुद्रा जो हमने आपको बता दिया, एक्चुअल में खींचनी मुद्रा करने की टेक्निक जरूर है, लेकिन इतने मात्र से खींचनी मुद्रा नहीं होती, क्योंकि जिस स्थान को बता रहे हैं कि अमृत का होता है, वो पीछे की गुहा है, वो जिह्वा वहां तक नहीं पहुंचती है। उसके लिए खींचनी मुद्रा सिद्धि के लिए योगी लोग लंबे समय तक प्रयत्न करते थे, और वो ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आया है कि जो कुश होता है, कुश का नाम सुना है आप लोगों ने? कुश की जो कुश जिसकी पैती बना के रिंग फिंगर में पहनते हैं हवन इत्यादि में, जानते हो? कुश, उसी कुश बोलते हैं। तो उस कुश से बाल बराबर जिह्वा के नीचे के धागे को काटते थे, और फिर 15 दिन का गैप देते थे, फिर काटते थे। एक काम तो ये करते थे ताकि नीचे से पूरी तरह से वो खुल जाए और जिह्वा की लंबाई बढ़ जाए, वो पूरी पीछे तक जाने लगे। दूसरा काम क्या करते थे, एक हाथ से जिह्वा को पकड़ के दूसरे हाथ की उंगलियों से उस पर हल्दी और नमक की मालिश करते थे ताकि जिह्वा और पतली हो जाए, और वो फिर पीछे की गुहा तक पहुंच सके। तो जब वो पीछे की गुहा में पहुंचता है या पहुंचने की स्थिति में हो जाती है तब जाकर के उसे कहा जाता है कि हाँ, अब ये खींचनी मुद्रा लगने लगी। और वास्तव में खींचनी मुद्रा के अनंत लाभ हैं, क्योंकि कुछ तो है, कुछ तो उस जगह पे है जो श्रावित होता है, और वो मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये एक अपने आप में रिसर्च का विषय है कि भाई वहाँ से क्या श्रावित होता है, और वो उसका हमारे स्वास्थ्य से, या यहाँ स्वास्थ्य का केवल फिजिकल ही नहीं है, उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं हमारे समग्र डेवलपमेंट, हमारे जो है वो समग्र विकास में क्या योगदान है, ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है, अगर उसे हम मेडिकल साइंस के पैरामीटर पर देखना चाहें तो। लेकिन कुछ तो ऐसा है, तभी खींचनी मुद्रा का उल्लेख ग्रंथों में बहुत ही स्वतंत्र मुख से किया गया है, और उसका बहुत महत्व बताया गया है खींचनी मुद्रा का। ठीक है? अरे भाई, दूसरी भी क्लास है, पूछो, जल्दी पूछो। सर आपने जो बोला था, जो बंद का मतलब होता है, मतलब जो प्राण होता है एक जगह से दूसरी जगह जहां आपको चाहिए होता है वहां पे आप ले जा सकते हो। सर जैसे जहां जहां ऑलरेडी जा रहा होता है, अगर वहां से आप टर्न कर दोगे तो उस जगह पे पहले जा रहा होगा, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फिर? म्यूट कर। देखिए, वहां पर टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि बंद आप हरदम थोड़े लगाए रखोगे, तो हाँ, बस उतने, उसके बाद जहां आपने उस बंद को खोला तो वो स्वतंत्र रूप से फिर बहने लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो प्राण का प्रवाह है वो नाड़ियों में होता है, नाड़ियों की संख्या 72,000 है, वो उसमें प्रमुख इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, और ये जो 3 बंद कहे गए हैं और चौथा महाबंद, ये आप देखिए तो ये सुषुम्ना में ही लगाए जा रहे हैं भाई, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। तो मूल बंद जो है वो एक छोर है, और एक तरह से दूसरा छोर नहीं कहेंगे, दूसरा छोर तो मान लीजिए आकर के ऊपर सहस्रार में जुड़ता है सुषुम्ना का, लेकिन फिर भी ये विशुद्धि चक्र भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सुषुम्ना नाड़ी का। तो ये जो बंध हैं, ये बंध ऊर्जा के प्रवाह को जब रोक देते हैं तो प्राण में जितने हिस्से पे रुक गया तो वहाँ प्राण पे दबाव क्रिएट होता है, प्रेशर बढ़ता है, और जब बंद खोलोगे तो उसके बाद प्राण का प्रवाह अपने आप तेज हो जाएगा। जैसे पानी को अगर आप बांध दो तो क्या होगा, पानी वहाँ पर भरेगा, भरने के बाद ही तो जिधर उसे रास्ता मिलेगा जाएगा, पहले तो भरेगा, और उसके बाद अगर उसको छोड़ा जाएगा तो जिस रास्ते में जा रहा था उस रास्ते में उसका प्रवाह तीव्र हो जाएगा। तो इसलिए जब प्राण का प्रवाह तीव्र होगा तो नाड़ियों में जो मल होगा, नाड़ियों में जो रुकावट होगी वो क्लीन हो जाएगी, साफ हो जाएगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, मूल बंध को ही सबसे इसमें मेन माना जाता है, क्योंकि इससे हम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं, और मेन ऊर्जा हमारी सुषुम्ना में ही सर्कुलेट होती है।
तो जो मूल बंध है एक्चुअल में वो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने का एक कॉन्सेप्ट है, और ऋषि लोग इसको इस्तेमाल करते थे क्योंकि हमारी जो शक्ति है वह मूल में ही रहती है, मूलाधार चक्र में ही मेन शक्ति का कलेक्शन है, और यह जब ऊर्ध्वगामी होकर के सहस्रार चक्र में आके मिलती है तो इसी को शक्ति और शिव का मिलन कहते हैं। और शक्ति और शिव का मिलन भी हठ योग की एक शाखा में योग कहा गया है। जब यह ऊर्जा मूलाधार चक्र में ही रहती है, और मूलाधार चक्र में भी जो एक उसे हम अलंकारिक भाषा में ही अगर कहें कि जो कहा जाता है कुंडलनी शक्ति 3 फेरा मार करके और आधा उसका मुंह नीचे करके पड़ी हुई है, यानी कि वो 3.5 फेरा, और कुंडलनी शक्ति का प्रतीक है तो उसका मुंह नीचे की ओर है, बीच में लिंग है ज्योतिर्लिंग, और उस पर वो 3 फेरा मार करके और उसका मुंह नीचे की ओर करके वो बैठी हुई है, पड़ी हुई है, तो उसका मुंह तो नीचे हो गया, ऊपर से ही आकर के मुंह तो नीचे हो गया, तो उसकी जो ऊर्जा निकलती है वो नीचे की ओर ही सर्कुलेट होती है। इसी कारण से सामान्य व्यक्ति में वासनात्मक प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है और स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स का वो पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो ऊर्जा है वो वासनात्मक या सेक्सुअल डिजायर को प्रबल करता है। तो ये जो योगियों का ऋषियों का कॉन्सेप्ट मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और उद्यान बंध इत्यादि के माध्यम से उस ऊर्जा को उस क्षेत्र से निकाल करके ऊर्ध्वगामी करना था, ताकि इस ऊर्जा को हम दूसरे सृजनात्मक कार्यों में लगा सकें, और वो जो दूसरे सृजनात्मक कार्य थे वो सब इस आध्यात्मिक जगत के अनुसंधान से संबंधित थे। इसी परिप्रेक्ष्य में और इसी दृष्टिकोण में कुंडलिनी जागरण या मूलबंध का या मूलाधार चक्र का प्रबंधन का कॉन्सेप्ट हठ योगिक टेक्स्ट में है। समझ में आया कुछ? अब और कोई तो नहीं क्वेश्चन है क्रिएट हो रहा है इससे? चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।